नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हमारा ये लास्ट पेपर है। इसके बाद मैंने चैप्टर वाइज जो आपके साइंस के क्वेश्चन है वो करवाने हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए बायोलॉजी स्टार्ट करूंगा और बायोलॉजी में जो भी चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। जो भी आपकी पटवारी एग्जाम है या फिर कोई आपका दिल्ली पुलिस का तो हो गया होगा या आगे चलेगा, या फिर हम बात करते हैं एसएससी का, या फिर कोई हम बात करते हैं राजस्थान, मान लो आरपीएससी कोई भी करवाता है पेपर, वो पेपर आगे आएगा आपका स्टेनो का हो गया है ना, एलडीसी का हो गया, या फिर हम एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, तो इनसे संबंधित हम चैप्टर वाइज क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं साइंस के। तो एक क्लास करवाऊंगा, उसमें सारे कवर हो जाएंगे। और खास तौर से मैं ध्यान रखूंगा राजस्थान लेवल की, ठीक है ना। तो राजस्थान लेवल की खास तौर से ध्यान रखूंगा। तो दोस्तों आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी का जो पेपर हुआ था आपका 2018 में 3/3/2019 को। 2018 की जो वैकेंसी थी उसका 3/3/2018-19 को पेपर हुआ था। इस पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा और इसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त पेपर होने वाला है। 1 से लेके 30 क्वेश्चन तक यहाँ पर साइंस के पूछे गए हैं और उन क्वेश्चनों का मैं डिस्कशन आपके सामने करने वाला हूँ बहुत अच्छे से। और दोस्तों अगर आप पटवारी का एग्जाम देने वाले हैं तो पटवारी के एग्जाम के लिए जितने भी पेपर मैंने आपके लिए करवाए हैं वो पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि वहीं से इन्हीं क्वेश्चन पेपरों में से 30 से 40% क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ये हमारा दावा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी 2018 के पेपर की। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे वो भी अच्छे से पढ़ सकें और हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े और हम भी आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर पाए मेरे प्यारे साथियों, है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है वीडियो को शेयर वगैरह करने का, क्योंकि शेयर करना आपका कर्तव्य बनता है, अच्छे से पढ़ाना हमारा कर्तव्य बनता है और हम हमारा कर्तव्य बखूबी निभाने की कोशिश मेरे साथियों करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर की। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले हैं, आपके साइंस के क्वेश्चन। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन से मैं आपके सामने डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे साथियों, ये रहा 1 नंबर क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके अलग प्रकार के भी हैं जो साइंस से थोड़ा अलग स्वभाव रखते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है। जब बच्चों का जन्म होता है, जन्म के तुरंत बाद एक टीका दिया जाता है, उस टीके का नाम आपको बताना है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, वो टीका है आपका बीसीजी का टीका। किसका टीका? बीसीजी का टीका। दोस्तों जन्म के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बीसीजी का टिक्का लगवा सकते हो। बीसीजी की फुल फॉर्म आपकी होती है, बीसीजी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, बेसिलस, बेसिलस, बी से बेसिलस, सी से केलमेट, सी से केलमेट, बेसिलस केलमेट, और दोस्तों जी से गुरीन, जी से गुरीन। ये 3 रोग होते हैं, इन 3 रोगों की रोकथाम के लिए आपका बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, बीसीजी के बारे में मैंने आपको बता दिया, बेसिलस केलमेट गुरीन। यहाँ पर हम बात करते हैं डीपीटी की, तो डीपीटी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। डी से डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया, पी से परटूसिस, परटूसिस जिसको हम कुक्कर खांसी या फिर कुत्ता खांसी बोलते हैं, कुक्कर खांसी या फिर कुत्ता खांसी बोलते हैं इस परटूसिस को। और टी से आपका होता है टिटनस, टिटनस, ये आपका डीपीटी का टीका होता है। डीपीटी का टीका भी 2-3 रोगों के लिए लगता है, डिप्थीरिया, काली खांसी या कुत्ता खांसी और टिटनस के लिए। ठीक है, और आपका बीसीजी का टीका भी बेसिलस केलमेट गुरीन यानी 3 के लिए लगता है। यहाँ पर हम चेचक की बात करते हैं, तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और छोटा सा बच्चा भी आपको बता देगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सीय, विधिक, पुलिस, काउंसलिंग, आसरा आदि सुविधाएं सरकार द्वारा एक ही केंद्र पर दी गई हैं या दी जाती हैं, वह कौन सा मतलब पोर्टल है, कौन सा प्लेटफॉर्म है? यानी ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर
राजस्थान लेवल की सभी चिकित्सीय, विधिक, पुलिस, काउंसलिंग और आसरा जो सुविधाएं हैं वो एक जगह दी जाती हैं। उस पोर्टल का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों उस पोर्टल का नाम है आपका अपराजिता। अपराजिता नाम का जो पोर्टल है, इस अपराजिता नाम के पोर्टल के ऊपर आपको चिकित्सा से संबंधित, विधि से संबंधित यानी कानून से संबंधित, पुलिस से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित या फिर आसरा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो आपको अपराजिता नाम के पोर्टल के ऊपर उपलब्ध पाई जाती हैं। सभी एक जगह आपको उपलब्ध मिलती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये साइंस का क्वेश्चन नहीं था, फिर भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन आपका 103 नंबर क्वेश्चन कि ICDS कार्यक्रम शुरू हुआ, किस वर्ष में शुरू हुआ ICDS प्रोग्राम। ICDS प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये कब शुरू हुआ, तो ध्यान रखना साथियों, वर्ष 1975 में। वर्ष 1975 में ICDS प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। और ICDS की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। आई से आपका बनेगा इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, सी से बनेगा आपका चाइल्ड, इंटीग्रेटेड चाइल्ड, डी से बनेगा डेवलपमेंट, और दोस्तों एस से बनेगा सर्विसेज या फिर सर्विस, डेवलप सर्विस। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अगर हम हिंदी की अगर बात करते हैं, इंटीग्रेटेड का मतलब आपका होता है समन्वित, चाइल्ड का मतलब होता है बाल, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है, और दोस्तों सर्विस का मतलब होता है योजना। समन्वित बाल विकास योजना, या फिर समन्वित को आप एकीकृत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एकीकृत है ना, एकीकृत या फिर समन्वित बाल विकास योजना जो स्टार्ट की गई थी वो आपकी 1975 में की गई थी, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ICDS के लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती। यानी ICDS, इस समन्वित बाल विकास योजना के जो लाभार्थी होते हैं उनको कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती, निम्न में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती। तो देखो दोस्तों, उसके स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है, उसको रेफर करने की सेवाएं भी उसको मिलती हैं, उसके टीकाकरण करने की सेवाएं भी मिलती हैं, लेकिन उसको रोजगार देने की सेवा नहीं मिलती। दोस्तों रोजगार उसी को मिलता है जो मेहनत करता है, रोजगार उसी को मिलता है जो मेहनत करता है, बिना मेहनत की रोजगार भी नहीं है। ठीक है, तो रोजगार की जो सुविधा है वो ICDS के लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती है, रोजगार खुद को लेना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक क्या है। मान लो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई, प्रोटीन का क्या हो गया, कुपोषण हो गया। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन का कुपोषण हो गया तो सबसे पहला परिवर्तन हमें क्या दिखाई देगा, कहां पर परिवर्तन दिखाई देगा, कहां पर परिवर्तन दिखाई देगा वो आपको बताना है। दोस्तों त्वचा में परिवर्तन होगा, बालों में परिवर्तन होगा, या फिर उम्र के अनुसार अधिक वजन होगा, या फिर उम्र के अनुसार कम वजन होगा। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा आप में सेंस है तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। भाई अगर प्रोटीन का कुपोषण हो गया यानी प्रोटीन की हमारे शरीर में कमी हो गई तो हमारा शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा, यानी हमारी उम्र के अनुसार क्या हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। तो प्रोटीन कुपोषण का पहला सूचक यानी प्रोटीन कुपोषण जब हमारे शरीर में हो जाता है तो सबसे पहले कौन सा प्रभाव हमें दिखाई देता है, तो उम्र के साथ कम वजन होना। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उस हिसाब से हमारा वजन नहीं बढ़ता है, व्यक्ति दुबला पतला रह जाता है प्रोटीन कुपोषण के कारण। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रोटीन कुपोषण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, प्रोटीन कुपोषण से दो रोग उत्पन्न होते हैं। एक रोग आपको उत्पन्न होता है मेरस्मस रोग, एक तो मेरस्मस नाम का रोग उत्पन्न होता है और दूसरे रोग का नाम है क्वाशियोरकर नाम का जो रोग है वो भी किसके कारण होता है दोस्तों, इससे प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और दोस्तों ये जो क्वाशियोरकर नाम का जो शब्द है वो किसने दिया था, यानी जो व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, जिसकी आंखें अंदर धंस जाती हैं, इस प्रकार की इस रोग के लक्षण होते हैं, यानी आंखें अंदर धंस जाती हैं, हड्डियां बाहर निकल आती हैं, व्यक्ति बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, तो उस रोग को क्या कहा जाता है, क्वाशियोरकर रोग कहा जाता है। और ये क्वाशियोरकर रोग नाम किसने दिया था, ये जो क्वाशियोरकर नाम दिया था वो दिया था सिसली विलियम्स ने।
सीसली विलियम्स ने ये क्या किया था, इस क्वासियोरकर नाम को प्रतिपादित किया था सीसली विलियम्स ने। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वासियोरकर टर्म किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। क्वासियोरकर टर्म का मतलब क्वासियोरकर नाम किसके द्वारा दिया गया, तो अभी मैंने आपको बताया सीसली विलियम्स के द्वारा। ठीक है, और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है आपका क्वासियोरकर रोग। इसमें आंखें अंदर धंस जाती हैं, व्यक्ति का वजन कम हो जाता है, दुबला पतला बिल्कुल हो जाता है, तो उसको कहा जाता है क्वासियोरकर रोग। और ये टर्म, ये नाम जो प्रतिपादित किया था वो सीसली विलियम्स ने किया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान अच्छे से रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कि बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्षय होते देखा जाता है, किस रोग के अंदर देखा जाता है। यानी बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, छोटे बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों में एक मांसपेशियों से संबंधित रोग होता है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, उनका क्षय होने लगता है, तो वो किस रोग के अंदर देखा जाता है। तो दोस्तों बच्चों से संबंधित जो रोग है और जो हड्डियों या फिर मांसपेशियों से संबंधित जो रोग है मेरे प्यारे साथियों, वो है आपका सूखा रोग। और इस सूखे रोग को रिकेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिकेट्स, ध्यान रखना, रिकेट्स। ये रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है, तो दोस्तों एक तो विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, और एक कैल्शियम की कमी से। इस कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से आपका क्या होता है दोस्तों, सूखा रोग होता है, जिसको हम रिकेट्स रोग भी बोलते हैं। और इस रिकेट्स रोग में क्या होता है, इस रिकेट्स रोग से सिर्फ बच्चे प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित होते हैं, बच्चे प्रभावित होते हैं। और बच्चों की जो हड्डियां होती हैं, बच्चों की जो अस्थियां होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो कमजोर पड़ने लगती हैं, वो भंगूर होने लगती हैं इस रिकेट्स नाम के रोग या फिर सूखे नाम के रोग से। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं अस्थि सुशिरता की। अगर अस्थि शिशुरता की अगर हम बात करें तो अस्थि शिशुरता कहा जाता है ओस्टियोपोरोसिस रोग को। किसको कहा जाता है, ओस्टियोपोरोसिस रोग को क्या कहा जाता है, अस्थि सुशिरता कहा जाता है, ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है ना, ओस्टियोपोरोसिस रोग, अस्थि सुशिरता। और दोस्तों इससे कौन प्रभावित होता है, इससे वृद्ध व्यक्ति प्रभावित होता है या फिर वयस्क व्यक्ति प्रभावित होता है। इससे वयस्क व्यक्ति प्रभावित होता है। और यह भी आपका विटामिन डी, कैल्शियम की कमी से रोग होता है। ठीक है, रक्ताल्पता का मतलब होता है खून की कमी होना। तो खून की कमी आपकी लोहे की वजह से हो सकती है ना, लोहे की वजह से आपकी खून की कमी हो सकती है। विटामिन बी 12 की कमी से हो सकता है आपका रक्ताल्पता रोग। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बेरी बेरी जो रोग होता है प्यारे साथियों, वो आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से आपका क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, बिल्कुल। बेरी बेरी का अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है। बेरी बेरी का अर्थ क्या होता है, बेरी बेरी का अर्थ होता है चल नहीं सकता। बेरी बेरी का जो अर्थ है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, चल नहीं सकता। बेरी बेरी का मतलब चल नहीं सकता, यानी इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है बेरी बेरी रोग से, जिसके कारण व्यक्ति चल नहीं पाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बेरी बेरी नाम पड़ा। ठीक है, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों का रोग है। प्राथमिक खांसी यानी छोटी, ये जो काली खांसी होती है ये सबसे पहले किसको होती है, काली खांसी ज़्यादातर किसको होती है, तो जो काली खांसी होती है प्यारे साथियों, जो कुकर खांसी होती है वो आपके नवजात शिशुओं की होती है। किसकी होती है ज़्यादा, नवजात शिशुओं के। नवजात शिशुओं को काली खांसी होने की या फिर कुकर खांसी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। और दोस्तों इस काली खांसी की रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इस डीपीटी में ये जो पी है ये किसको संबोधित करता है, ये पी काली खांसी को संबोधित करता है, क्योंकि काली खांसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पर्टूसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्टूसिस कहा जाता है। और इस पी का मतलब पर्टूसिस होता है, और इस डी का आपका डिप्थीरिया होता है, और टी का मतलब यहाँ पर टिटनेस होता है। तो डीपीटी का टीका आपके 3 के लिए काम आता है, डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी के लिए। और काली खांसी प्राथमिक रूप से किसकी होती है दोस्तों, तो काली खांसी जो होती है वो प्राथमिक रूप से नवजात शिशुओं की होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, काली खांसी होने का कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो ध्यान रखना साथियों, इसका कारण है जीवाणु। इसका कारण क्या है, जीवाणु। तो ये एक जीवाणु जनित रोग है। और इसके जीवाणु का नाम भी आपको ध्यान रखना है, इसके जीवाणु का नाम क्या है, इसके जीवाणु का नाम है बोर्डेटेला, बोर्डेटेला, बोर्डेटेला परटूसिस, परट्यूसिस।
बोर्डेटेला परट्यूसिस, नीचे लिख देता हूँ परट्यूसिस। तो बोर्डेटेला परट्यूसिस इसका क्या है, रासायनिक जीवाणु का नाम है जो आपको ध्यान रखना है। उम्मीद कर सकता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काली खांसी के बारे में या फिर परट्यूसिस के बारे में जो नवजात शिशुओं की ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग यानी जो फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, वो कौन सा रोग है। भाई उक्त रक्तचाप का मतलब बीपी हाई, मेरी बीपी हाई है तो मेरे पास में बैठा उसकी बीपी हाई होना जरूरी नहीं है, भाई मेरे से बीपी हाई का रोग दूसरे में नहीं जाएगा, तो ये आपका संक्रामक रोग नहीं है। कैंसर संक्रामक रोग नहीं है, अगर मेरे कैंसर है तो मेरे पास में कोई बैठा है तो उसके क्या नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा। और दोस्तों ये जो मधुमेह है ना, मधुमेह है, डायबिटीज, ये भी क्या नहीं है, शुगर की जो बीमारी होती है वो भी आपका संक्रामक रोग नहीं है, फैलने वाला रोग नहीं है। लेकिन तपेदिक यानी जो टीबी होता है प्यारे साथियों, ये एक फैलने वाला रोग होता है, संक्रामक रोग होता है, क्योंकि टीबी में क्या होता है, खांसी आती है और खांसी के माध्यम से टीबी का जीवाणु क्या हो जाता है, दूसरे व्यक्ति के शरीर में जा सकता है। इसलिए तपेदिक नाम की जो बीमारी है वो आपकी एक संक्रामक बीमारी है, ये एक संक्रामक रोग है। यहाँ पर हम बात करते हैं टीबी की, तो दोस्तों एक जीवाणु के कारण फैलता है, उस जीवाणु का नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का जो जीवाणु होता है, उस जीवाणु के कारण आपका तपेदिक रोग या फिर टीबी रोग होता है। अच्छा, इस टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा उपचार प्रसिद्ध है। इस टीबी रोग के लिए जो डोट्स नाम का आपका क्या है, एक उपचार है प्यारे साथियों। इसमें 6 महीने या फिर 12 महीने की अवधि में क्या किया जाता है, आपका इलाज किया जाता है। डोट्स नाम का जो इलाज है वो किस से संबंधित है, तो टीबी के रोकथाम से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, डोट्स का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेनुवल्गम किसका परिणाम है। जेनुवल्गम किसका परिणाम है। अच्छा, पहले तो आपको यह समझना है कि जेनुवल्गम होता क्या है। जेनुवल्गम होता क्या है, तो जेनुवल्गम होता है प्यारे साथियों, घुटने आपस में मिल जाना या मिलना, यानी घुटने क्या होते हैं, आपस में मिलने लगते हैं। हमारे पैरों में मतलब क्या जाती है, कुछ अनियमितता आ जाती है, पैरों के अंदर अनियमितता आ जाती है, और उस अनियमितता के कारण हमारे क्या होता है, उस अनियमितता के कारण प्यारे साथियों हमारे जो घुटने हैं वो आपस में मिलने लगते हैं, भिड़ने लगते हैं, आपस में संपर्क में आने लगते हैं, उसे कहा जाता है जेनुवल्गम। और ये जो जेनुवल्गम होता है वो किसके कारण होता है, वो हमारे घुटने जो होते हैं उसमें अनियमितता किसके कारण आती है। दोस्तों हमारे शरीर में अगर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हमारे शरीर में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने से हमारे क्या हो जाता है प्यारे साथियों, जेनुवल्गम नाम का रोग हो जाता है, जिसमें हमारे घुटने आपस में मिलने लगते हैं फ्लोराइड की विषाक्तता के कारण। ठीक है, ध्यान रखना, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, फ्लोराइड की विषाक्तता, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि धात्री माता को पहले 6 महीनों के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितनी। धात्री का मतलब प्रेग्नेंट जो आपकी महिला होती है, प्रेग्नेंट महिला को स्टार्टिंग के 6 महीनों के दौरान कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है महिला को पहले 6 महीनों के दौरान, धात्री महिला को यानी प्रेग्नेंट महिला को। अच्छा, बात करते हैं प्यारे साथियों कि महिला को, सामान्य महिला की बात करते हैं, पहले बात करते हैं महिला की। सामान्य महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 2000 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन चाहिए। और पुरुष की अगर बात करते हैं तो पुरुष को कितनी चाहिए, 2500 कैलोरी। पुरुष को 2500 कैलोरी और महिला को 2000 कैलोरी प्रतिदिन आपकी ऊर्जा प्राप्त होनी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तो बात सामान्य महिला की है, अगर बात करते हैं धात्री महिला की, तो धात्री महिला को कितनी जरूरत हो जाती है दोस्तों, 2600 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, यानी 600 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा जरूरी पड़ जाती है धात्री महिला को। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं के बीच मतली को कम किया जा सकता है किसके सेवन से। यानी आपको पता है दोस्तों, जो प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको उल्टी आने की संभावना जैसी लगी रहती है, ऐसा लगता है उनको उल्टी आएगी, ऐसा लगता है उसका जी मचल रहा है,
तो इसको कम करने के लिए किसका सेवन किया जाना चाहिए? इसको कम करने के लिए प्यारे साथियों छोटे छोटे भागों में और लगातार भोजन करते रहना चाहिए। छोटे छोटे भागों में और लगातार भोजन करते रहना चाहिए, तो ही क्या किया जा सकता है, इस मतली से छुटकारा पाया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा चिकनाई खाएंगे तो भी मतली कम नहीं होगी, मसालेदार भोजन खाने से ज़्यादा होगी, अधिक भोजन खाने से फिर ज़्यादा होगी। तो उसको कम भोजन खाना चाहिए लेकिन लगातार खाते रहना चाहिए, जिससे उसका क्या हो सकता है, मतली को कम किया जा सकता है, जी घबराने को कम किया जा सकता है। मतली का मतलब जी घबराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक संयुक्त टीका है? संयुक्त का मतलब है दोस्तों जो 2-3 चीजों के लिए काम आता है, 2-3 रोगों के लिए काम आता है, वो टीका कौन सा है, संयुक्त टीका कौन सा है? इसमें देखो ध्यान से, HIV जो टीका है दोस्तों, HIV टीका, वो आपका HIV है या फिर HIV है? ये यहाँ HIV, ये आपका HIV जो टीका है ये आपका हेपेटाइटिस के लिए काम आता है शायद। HIV जो टीका है वो हेपेटाइटिस के लिए काम आता है। और ये जो नीचे वाला है ना HEPB है, ये दोस्तों आपका हेपेटाइटिस बी के काम आता है। किसके काम आता है? हेपेटाइटिस बी के काम आता है, ध्यान रखना, है ना। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है मेरे प्यारे साथियों। तो ये हेपेटाइटिस बी के लिए काम आती है। लेकिन DPT की अगर बात करते हैं तो ये 3 रोगों के काम आता है। एक तो आपका डिफ्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस, है ना। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा, HIV है, ये HIV का जो टीका है प्यारे साथियों वो हीमोफीलिया रोग के काम आता है। किसके काम आता है? हीमोफीलिया रोग के काम आता है HIV का टीका। तो ये भी एक रोग के लिए, और वारिसोला नाम का जो टीका होता है प्यारे साथियों, वो आपका वेरिसोला नाम का जो टीका आपका होता है वो चिकन पॉक्स के लिए काम आता है। किसके लिए? चिकन पॉक्स के लिए। तो ये भी आपका क्या है प्यारे साथियों, एक रोग के काम आता है। इसका मतलब संयुक्त टीका आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबला योजना जो ICDS स्तर पर लागू की गई है, तो ये सबला योजना क्या है, किसके लिए लागू की गई है सबला योजना? तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, सबला योजना जो मतलब लागू की गई है वो की गई है आपकी किशोरियों के लिए, यानी जो 10 से लेके 18 साल की जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके लिए सबला योजना शुरू की गई है राजस्थान में। ठीक है, और सबला योजना कब स्टार्ट की गई प्यारे साथियों? तो ये सबला योजना आपकी 19 सितंबर 2010 को शुरू की गई। 19 सितंबर 2010 को ये शुरू की गई सबला योजना ICDS स्तर के ऊपर। ICDS क्या होता है वो मैंने आपको पीछे बता दिया। इसमें क्या होता है, इसमें इनमें जो किशोरियां शामिल होती हैं सबला योजना की, जो लाभार्थी होती हैं, उनको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब प्रकार की उनकी गतिविधियों को देखा जाता है इस सबला योजना के तहत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की। और दोस्तों आज मैं आपको 15 क्वेश्चन ही करवाऊंगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लाल रक्त कणिका की जीवन अवधि, लाल रक्त कणिका जो होती है RBC जो आपकी होती है, RBC की जीवन अवधि के बारे में निम्न कथन आपको देखने हैं और इसमें आपको ये बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दे रखा है, प्रोटीन कुपोषण से RBC की जीवन अवधि बढ़ जाती है। गलत बात है भाई, प्रोटीन की कमी होगी तो RBC बढ़ने की कोई चांस ही नहीं है, खून बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। अगर प्रोटीन कुपोषण में अप्रभावितता रहती है तो क्या RBC में कोई जीवन अवधि में परिवर्तन आएगा? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये बात भी गलत है भाई, है ना। अगला है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से कम हो जाती है। बिल्कुल, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई तो हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है, RBC की कमी हो सकती है, RBC की क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। ये बात बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं आज आपको 15 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊंगा। एक वीडियो और आएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो आएगा और वो आएगा अगले 15 प्रश्नों के लिए। उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज MCQ करवाऊंगा और बहुत ज़बरदस्त वाले चैप्टर वाइज MCQ करवाऊंगा बायोलॉजी के। सभी को जुड़ना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।